सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का कार्यपत्रक 35 करने जा रहे हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, उसके बारे में इस कार्यपत्रक में हमें पढ़ना है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का तात्पर्य क्या है? समा नहीं रही है। निराला जी कैसे कवि थे? निराला जी छायावादी कवि थे जो कि इस रचना के रचनाकार हैं। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई, अर्थात 9वीं कक्षा तक स्कूलिंग इनकी कहाँ पर हुई? महिषादल में ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। निराला जी छायावादी कवि थे। इनकी रचनाएं हमें बहुत ज़्यादा गहरी सहानुभूति का भाव प्रकट करने वाली लगती हैं। इन्होंने शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति भी प्रचंड प्रतिकार का भाव व्यक्त किया है। इनकी इस कविता अट नहीं रही है में कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि कहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो चारों तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कविता में शब्दों का चयन बहुत ही उत्तम किया गया है। आइए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है। इसमें कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं? अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ कवि हमें क्या कह रहा है? अट, अट का मतलब है समाना। कह रहे हैं समा नहीं रही है आभा। आभा का मतलब है सौंदर्य। आभा सौंदर्य जो है फागुन का, वो शरीर में समा नहीं पा रहा। अर्थात फागुन का सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि कवि चाह रहा है कि वो मेरे अंदर तक ही समा जाए, लेकिन वो सौंदर्य मुझे बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। प्रकृति का सौंदर्य जो दिखाई दे रहा है वो मेरे अंदर समा नहीं पा रहा, वो बाहर निकलने के लिए उत्सुक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहे हैं फागुन से कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब आप कहीं पर भी सांस लेते हो, अर्थात प्रकृति में जब चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं, हरियाली है, तो प्रकृति से जो भी हवा उठती है उस हवा में क्या होता है? अलग अलग पुष्पों की सुगंध, फलों की सुगंध होती है। तो कह रहे हैं प्रकृति से, फागुन से कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। पूरे घर में वो महक, वो सुगंध फैल जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में उड़ने के लिए, यहाँ नभ का मतलब है आकाश, आकाश में उड़ने के लिए तुम पर पर कर देते हो। यहाँ पे देखिए दो पर हैं। पहले पर का मतलब है पंख और दूसरे पर का मतलब है ऊपर। आपने अलंकार पढ़े हैं, जहाँ एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी कवि ने बहुत अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। कह रहे पंखों पर कर देते हो, अर्थात जिस प्रकार से इंसान तो उड़ नहीं सकता लेकिन पक्षी पंखों के सहारे आकाश में उड़ते हैं, तो इतनी प्रकृति में सुंदरता है कि वो सुंदरता मेरे शरीर में नहीं समा रही है, वो मुझे क्या कर रही है? पंखों पर उड़ने के लिए, अर्थात बहुत उल्लसित होने के लिए, बहुत खुश होने के लिए प्रेरित कर रही है। आँख उठाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्राकृतिक सौंदर्य से यदि मैं आँख हटाना चाहता हूँ, सोचूं कि मैं थोड़ी देर के लिए सौंदर्य को ना देखूं, तो मेरी आँखें हटती नहीं हैं। अर्थात जब कोई भी हमें बहुत ही आकर्षक चीज़ लगती है, दर्शन करने में, देखने में जिसको आनंद आता है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं? देखते ही रहते हैं, उससे हमारी आंखें नहीं हटती हैं। तो कभी भी यहाँ हमें बताना चाह रहा है कि प्रकृति से के सौंदर्य से हमें क्या हो रहा है कि कहीं भी हमारी आंखें हट नहीं पा रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि क्या कह रहा है? इस प्राकृतिक सौंदर्य में उसे चारों ओर आप देखते हो, फरवरी का महीना फागुन का महीना होता है
उसके आसपास पत्ते हरियाली से भर जाते हैं। डालों के ऊपर पत्ते बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। कहीं कहीं हरी रंग की डालियाँ दिखाई देती हैं क्योंकि वहाँ हरे हरे पत्ते निकले हुए हैं। और कहीं जो कोमल कोमल कोपलें निकलती हैं, छोटे मुलायम पत्ते निकलते हैं, वो हल्के लाल रंग के होते हैं। तो कवि कह रहा है डालें कैसे लद गई हैं, कहीं हरी दिखाई दे रही हैं और कहीं लाल दिखाई दे रही हैं, रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कहीं पड़ी है उर में। उर का तात्पर्य क्या है? हृदय। कहीं पर हृदय में हमें क्या दिखाई दे रहा है? माला दिखाई दे रही। कैसी माला दिखाई दे रही है? मंद गंध पुष्पमाल। मंद का मतलब है धीमी, गंध का मतलब है सुगंध, पुष्पों की माला। अर्थात किसके उर में, किसके हृदय में पुष्पों की गंध युक्त पुष्पों की माला पड़ी हुई है? प्रकृति के गले में। अर्थात डालों के ऊपर जो रंग बिरंगे पुष्प उगे हैं, जो अच्छी सुगंध भी दे रहे हैं, वो पुष्प कैसे लग रहे हैं? मानो कि डालों ने पुष्पों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पाट पाट, पाट पाट का मतलब है स्थान स्थान पर, जगह जगह पे। अब यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ एक ही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। कह रहे हैं पाट पाट शोभा श्री। प्रकृति की जो शोभा है वो जगह जगह पर समा नहीं पा रही है। अर्थात प्रकृति की शोभा इतनी ज़्यादा है कि वो चाह करके भी प्रकृति की शोभा को कभी अपने अंदर समा नहीं पा रहा है, वो चारों ओर फैल रही है। अब यहाँ पर इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आपको इस कविता का सार लिखने के लिए भी आ सकता है। बहुत छोटी सी कविता है जिसमें फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया गया। अब आपको यदि पेपर में आता है अट नहीं रही कविता का सार लिखिए, तो आप लिखेंगे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है और इस कविता में कवि ने फागुन माह के सौंदर्य का वर्णन किया है, फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है, हरे भरे पत्तों से भर जाती है, रंग बिरंगे पुष्पों से भर जाती है, चारों ओर उसकी गंध फैलती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है इस मौसम में, ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये मौसम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और कवि को इस मौसम को देखकर लगता है कि ये शोभा, ये सौंदर्य उसके अंदर समा नहीं पा रहा है और उसे इस सौंदर्य को ले करके, इस सौंदर्य के साथ आकाश में उड़ने का दिल करता है। अर्थात वो इतना ज़्यादा उल्लसित, इतना ज़्यादा प्रफुल्ल हो जाता है कि उसे लगता है इस सौंदर्य से वो आकाश में पंखों पर उड़ रहा है। आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आप किस चीज़ को देख करके वहाँ से आंख हटाने का मन नहीं करता है? आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो और वहाँ पर आप क्या करते हो? पिक्चर देखते हो और आपको कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिस दृश्य को देख कर के आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ा अच्छा मिलता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा ख़त्म होकर कोई सॉल्यूशन निकल आता है, जहाँ जो दुखी था उसके दुख का समाधान हो जाता है, उसकी समस्या समाप्त हो जाती है। तो ऐसे नाटक, सुखांत नाटक जो होते हैं, या जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, हमारी आँखें जो देखना चाहती हैं, वो सौंदर्य यदि हमें दिखाई देता है, आप सड़क पर चलते हो, आपको कोई बहुत अच्छा सा विज्ञापन दिखाई देता है, आप रुक कर वहीं पढ़ने लग जाते हो। प्रकृति में कोई सुंदर सा फूल दिखाई देता है, आप उसको देखने लग जाते हो। तो जो चीज़ हमें सुंदर लगती है, जो हमारे नयनों को सुख देती है, मन को शांति देती है, ऐसी चीज़ों का दर्शन मात्र को से हमें आनंद मिलता है, तो उस सुंदरता को देखकर हमारी आँख वहाँ से हटती नहीं है। तो फागुन मास में भी प्रकृति की सौंदर्य क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से कवि की आँख उस सुंदरता से हट नहीं रही है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अन्य ऋतुओं में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत होती है, शरद ऋतु में ठंडक होती है, शीत ऋतु में ठंड बढ़ जाती है, वर्षा ऋतु में बारिश बहुत होती है, कीचड़ हो जाती है। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ही अच्छा वातावरण होता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। फसल कटने का समय आ जाता है। होली भी आपने देखी फागुन के महीने में ही आती है, तो फाग गाया जाता है, लोग फाग के गीत गाते हैं। तो इस मौसम में, इस ऋतु में लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी वो खुश होते हैं और शारीरिक दृष्टि से भी वो प्रसन्नचित्त होते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है।
प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है? आपने ऋतुओं के नाम पढ़े हुए हैं, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर कौन सी ऋतु आपको या कौन सा महीना आपको बहुत अच्छा लगता है? हमें ऋतुओं का राजा कौन सी ऋतु को हम कहते हैं? वसंत ऋतु को। तो वसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है और उसी वसंत ऋतु, फाग के महीने के बाद ही वसंत ऋतु आती है। तो कहते हैं फाग का महीना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ऊपर आप पढ़ चुके हो। हरियाली प्राकृतिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी हमारे को सुख शांति प्रदान करती है। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों से सजीव होना वहाँ दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियाँ मुस्काईं। इस उदाहरण में हंसना व मुस्कुराना ये मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों और कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। आपने ऐसी अन्य कविताएं भी पढ़े हैं। आए महंत वसंत, वसंत ऋतु रूपी ऋतु को, वसंत ऋतु को क्या कह रहे हैं? महंत रूपी वसंत आ गया है। इसी प्रकार से आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बादल आ रहे हैं कैसे? एक दूल्हे के समान बंठन के संवर के। जगकर सजकर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। हे रात्रि रूपी नायिका, रात्रि के समय सज कर तारे रूपी गजरे लेकर, आकाश में तारे कैसे लगते हैं? मानो कि किसी ने गजरे बना रखे हों। तो तारे रूपी गजरे लेकर के कहाँ बेचने ले जाती हो। तो यहाँ प्रकृति की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उनमें हम इंसानी क्रियाओं का, मानवीय प्रयासों को यदि हम महसूस करते हैं तो वह मानवीकरण अलंकार होता है।